हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का सेकंड चैप्टर देखेंगे। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था। और चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ में ही इस वीडियो को आप पूरा देखें। और ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये एकेडमिक सेशन 2025-26 के हिसाब से ही बनाई है और काफ़ी आसान भाषा में इस चैप्टर को समझाया है। तो चलिए इस चैप्टर को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं राइट्स क्या होता है। देखिए, राइट्स एक ऐसी अवस्था है, फिर एक ऐसी कंडीशन है जिसके ज़रिए क्या होता है कि एक जो व्यक्ति होता है उसका संपूर्ण विकास हो सकता है। यानी कि आप ये समझिए कि अगर आपको अपना विकास करना है तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? आपको अधिकारों की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए बचपन से लेकर के आज तक भी आपको जो चीज़ें भी मिली हैं वो आपके अधिकार की वजह से ही मिली हैं, ठीक है। और ऐसे ही अधिकार जो होते हैं वो हमारे संविधान में लिखित होते हैं। और जब संविधान में हमारे सारे के सारे अधिकार लिखे होते हैं उसी को डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स कहा जाता है। कि एक तरीके से समझिए कि जो भी सरकार है या फिर जो संविधान है आपको जो राइट्स दे रही है उसकी उसने एक तरीके से गारंटी दे दी कि भाई ये जो अधिकार है ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये जो गारंटी होती है वो कैसे मिलती है? इसको मिलती है भाई कि जब संविधान में इसको अच्छे तरीके से लिख दिया जाता है। जब इसको लिख दिया जाता है संविधान में, इसको सही से स्थापित कर दिया जाता है, तो इसी चीज़ को हम डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें जितने भी अधिकार मिले हुए हैं वो सभी किस में लिखे हुए हैं? संविधान में लिखे हुए हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे भाई? डिक्लेरेशन ऑफ राइट। अब इस चीज़ की जो डिमांड थी वो पंडित नेहरू ने उठाई थी 1928 में। और बाद में चल करके जब हमारा संविधान बना तो जो भी हमारे अधिकार है उन सभी को किस में शामिल किया? हमारे एक तरीके से संविधान में शामिल किया ताकि लोगों को इसमें कोई दिक्कत वगैरह ना हो। तो यही होते हैं डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स और राइट्स। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं आखिर वो जरूरी क्यों होते हैं। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो बेसिक चीज़ होती है एक तरीके से, यानी कि इसके बिना आपका मूल विकास हो ही नहीं सकता, एक तरीके से समझिए। और इसमें क्या होता है कि हम सभी को अलग अलग टाइप्स के अधिकार मिलते हैं। यानी कि ये समझिए आप कि जो इंडिविजुअल व्यक्ति है उसको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है समाज में रहने के लिए, चाहे वो समानता हो, स्वतंत्रता हो, फ्रेटर्निटी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, फिर सोशल डेवलपमेंट हो। इन सभी चीज़ों के बगैर एक समाज का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक है। तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी क्या होते हैं? इन्हीं 5 सिद्धांतों को लेकर के बनाए हुए हैं ताकि एक जो व्यक्ति है उसका सर्वांगीण विकास हो सके या फिर ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। और इसीलिए हमें एक मौलिक अधिकारों की जरूरत पड़ जाती है। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार होते कितने हैं। तो देखिए, जो शुरुआत की अगर हम बात करें, जब हमारा संविधान बना था तो टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे जो कि हमारे संविधान में स्थापित थे। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 यानी कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय क्या हुआ कि जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो फंडामेंटल राइट्स था उसको हटा दिया गया और इसको एक सामान्य कानून बना दिया गया अंडर द आर्टिकल नंबर 300A। ओके, यानी कि पहले हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स थे भाई? 7 थे। उसमें से एक घटा कौन सा वाला? राइट टू प्रॉपर्टी वाला 44th अमेंडमेंट द्वारा 1978 में आर्टिकल नंबर 300A के जरिए, ठीक है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो आप ये बात ध्यान रखें कि फंडामेंटल पहले 7 थे, बाद में 6 हो गए और एक जो घटा वो कौन सा घटा भाई? राइट टू प्रॉपर्टी घटा। तो शुरुआत अगर हम करंटली की बात करें तो अभी कितने फंडामेंटल राइट्स हैं भाई? तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमारे संविधान के पार्ट 3 में जो भी हैं वो लिस्टेड हैं। ओके, अब चलिए एक एक करके इन सभी को जानते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसको बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 14 to 18 है। यानी कि 14 से लेकर के 18 तक का जो भी नियम है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों की सूची में समानता का अधिकार एक तरीके से बताता है। यानी कि हमें हर एक रूप में समानता मिलेगी, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, हर एक जगह पे हमें समान अवसर मिलेगा। जो पहले अनटचेबिलिटी चला करती थी समाज में उस चीज़ का अबोलिशन हो गया। जो उपाधियाँ हुआ करती थी पहले, राजा महाराजा ब्राह्मण, ये सब जो चीज़ें हुआ करती थी उन सब चीज़ों को हटा दिया गया। ओके, और इन सभी चीजों को मिलाकर के ही एक हमारा जो मौलिक अधिकार है वो बनाया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइट टू इक्वलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखें कि ये जो नंबर है 14 से 18 इसको लाइन वाइज ही आपको याद करना पड़ेगा। 14, 15, 16, 17, 18। तो 1 मार्क का अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो वो आपको बताना पड़ सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला मौलिक अधिकार। चलते हैं दूसरे पे। दूसरा मौलिक अधिकार है आपका राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि 19 से लेकर के 22 तक जो भी है वो हमारी स्वतंत्रता से जुड़े हुए सारे के सारे मौलिक अधिकार है। यानी कि इसके अंदर आपको कुछ भी बोलने का अधिकार, कुछ भी नहीं, एक सीमा के अंदर में रह करके ही बोलने का अधिकार है। लेकिन हाँ, हमें बोलने का अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर हमें अपना ग्रुप बनाना है तो वो हम बना सकते हैं, कोई मीटिंग करनी है तो वो हम कर सकते हैं, कहीं घूमने जाना है तो वो हम घूम सकते हैं। हमें पूरे के पूरे भारत में अगर हमें कहीं भी ज़मीन लेनी है तो हम ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का
बिजनेस कर सकते हैं, कुछ ही बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि मान ली कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिसको आप आराम से चला सकते हो। तो ये जो आप देख रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, राइट टू फ्रीडम बोलते हैं। ओके, जैसे कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो आपका है, इसको भी बाद में इसी में जोड़ दिएगा राइट टू फ्रीडम में करके। तो ये जितने भी अधिकार आपको यहाँ पर दिख रहे हैं 19, 20, 21 ए और 22, ये सभी किस में आते हैं, आर्टिकल नंबर 19 से 22 में, जिसको राइट टू फ्रीडम कहा जाता है। ओके, चलिए इसमें जो लास्ट वाला आप पॉइंट देख रहे हैं, राइट टू एजुकेशन एडेड बाय 93rd अमेंडमेंट 2002 टू आर्टिकल 21 ए, इसको आप ध्यान रखें। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि जो राइट टू एजुकेशन है यानी कि शिक्षा का अधिकार, इसको कब और कौन से आर्टिकल द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो ये आपका 93rd अमेंडमेंट जो कि 2002 में हुआ था, आर्टिकल नंबर 20A के जरिए इसको हमारे मौलिक अधिकारों की सूची में जोड़ा गया था। ओके, चलिए अब बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि जो शोषण होता है उसके खिलाफ अधिकार। तो शोषण क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मानव का तस्करी होती है। तस्करी का मतलब होता है जब लोगों को एक तरीके से मान लीजिए अगवा कर लिया गया, उसको बेचा जाना, खरीदा जाना। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये अधिकार बनाए गए। साथ में पहले के समय पर आपने देखा होगा कि लोगों को जबरन मजदूरी कराई जाती थी जमींदारों द्वारा, उनको पैसे भी नहीं दिए जाते। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए राइट टू एक्सप्लॉइटेशन मौलिक अधिकार दिया गया लोगों को, यानी कि हम सभी को, यानी। और ये आर्टिकल नंबर 23 में है। और 24 आपका ये है कि जो भी खतरनाक काम है, उन सभी खतरनाक कामों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करने नहीं दिया जाता। जैसे कि खतरनाक काम कौन से होते हैं, जैसे कि माइंस का, फैक्ट्रीज का, जो भी माइंस मतलब जो खदानें वगैरह होती हैं जहाँ पे कोयला वगैरह निकालना होता है, फैक्ट्री होगी कोई भारी भरकम, तो यहाँ पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं कराया जाएगा। ये एक तरीके से मौलिक अधिकार में ही काउंट होता है। तो ये हो जाएगा आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ओके, चलिए अगला अधिकार है आपका मौलिक अधिकार राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि जो इसमें समझिए धार्मिक मौलिक अधिकार है हमारा ये। और ये आर्टिकल नंबर 25 से 28 का, यानी कि अगर आप भारत में रहते हैं तो आपके पास ये मौलिक अधिकार है। तो आप किसी भी प्रकार के धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। ये आपकी आपका अपना अधिकार है, यानी कि कोई आपको ज़बरदस्ती किसी भी धर्म को अपनाने के लिए नहीं बोल सकता। साथ में ही आपको ये नहीं कह सकता कि भाई पैसे दो या फिर टैक्स पे करो कि इस धर्म को आगे बढ़ावा देना है। तो ये सब चीज़ों से हमारी सुरक्षा के लिए राइट टू रिलीजियस फ्रीडम बनाया गया है, जो कि 25 से 28 में, यानी कि आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 और 28, ये चारों के चारों जो अधिकार हैं वो हमारे राइट टू रिलीजियस फ्रीडम में काउंट होते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं अगले मौलिक अधिकार की, जिसका नाम है राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन मौलिक अधिकार, यानी कि इसमें जो है आपका 29 और 30 सॉरी। तो आर्टिकल नंबर जो 29 है इसमें क्या है कि हर एक व्यक्ति को अपनी भाषा को प्रिजर्व करने का पूर्ण अधिकार है। वो किसी भी लिपि में लिख सकता है, जो उसकी संस्कृति है उसको वो बनाए रख सकता है। कोई भी इसको फोर्स नहीं कर सकता कि भाई इस चीज़ को आप मत अपनाओ, इस चीज़ को छोड़ दो। तो ऐसा कुछ मतलब नियम नहीं है। हम इसको जैसे चाहे वैसे इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी लोगों की भाषा होती है, जो भी उनकी लिपि होती है, जो भी उनका कल्चर होता है, कोई उनको उससे नहीं छीन सकता। साथ में जो आर्टिकल नंबर 30 है, इसका मतलब यह है कि जो भी भाषाई समूह हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, इनको अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या कहते हैं इसको इस्टेब्लिश करने का पूर्ण अधिकार है। जैसे कि आपने सुना भी होगा, जैसे कि मान लीजिए आपने मदरसा वर्ड सुना होगा, यानी कि जो मुस्लिम समाज है उनका अपना एक स्कूल टाइप का होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शैक्षिक संस्थान बोलते हैं। तो ये जो मदरसा यहाँ पर स्थापित किया गया, वहाँ पर उर्दू अरबी भाषा सिखाई जाती है ना। तो ये किस अधिकार के जरिए सिखाते हैं भाई, तो राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन वाला जो मौलिक अधिकार है, इसके तहत वो लोग इन सब चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी भारत में अलाउ है कि जो भी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स है, जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, वो अपने जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये भी एक मौलिक अधिकार में ही काउंट होता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32। ये जो मौलिक अधिकार है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार है। इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल कहा था। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि किस मौलिक अधिकार को हार्ट एंड सोल कहा जाता है, फिर किसने इसको कहा था। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को हार्ट एंड सोल कहा था। अब इसको क्यों कहा था, क्योंकि जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, इसके अंदर 5 रिट होते हैं। रिट क्या होते हैं भाई, ये स्पेशल ऑर्डर्स हैं, जो कि एक तरीके से जो कोर्ट होता है, हाई कोर्ट है फिर सुप्रीम कोर्ट, वो इसको इशू करता है। 5 कौन से हैं, हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिजन, क्यू वरंतो और सर्टियोरी। तो ये 5 अलग अलग रिट हैं। इन 5 को मैं समझाऊंगा कि ये 5 रिट कौन से हैं जो कि कोर्ट इशू करता है। और ये 5 रिट आप यही समझिए कि हमारे मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए ही इनका इस्तेमाल किया जाता है, किसके द्वारा, कोर्ट के जरिए। तो यानी कि मान लीजिए कि अगर आपको नियमों को नहीं पता है या फिर आप कमजोर व्यक्ति हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोर्ट अपने मन से यहाँ पर क्या करता है, फैसले लेता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये 5 के 5 रिट कौन कौन से हैं।
देखिए, जो सबसे पहला आप रिट देखते हैं जिसका नाम है हैबिस कॉर्पस, इसका अर्थ ये होता है कि जो कोर्ट होता है, कोर्ट ऑर्डर करता है भाई कि जिस भी व्यक्ति को आपने एक तरीके से गिरफ्तार किया है उसको 24 घंटे के भीतर हमारे सामने पेश करना है, ताकि कोई किसी ने अगर किसी पुलिस वाले ने गलत तरीके से किसी को इस्तेमाल किया तो उस पर रोक लगाई जा सके। तो ये ऐसा होता है नियम, अगर आपको कोई भी पुलिस वाला गिरफ्तार करता है तो आपको वो 24 घंटे के भीतर जो भी आसपास का कोर्ट है वहाँ पर उसको लेकर के आना ही पड़ेगा। तो ये एक नियम है ताकि इलीगल जो भी डिटेंशन होता है उसको रोका जा सके, ताकि जो पुलिस है अपनी मनमानी ना कर सके, फिर गलत तरीके से किसी को गिरफ्तार ना किया जा सके। तो ये कोर्ट का ऑर्डर है बेसिकली कि किसी भी पर्सन को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर उसको कोर्ट में पेश करना ही पड़ेगा और उसके खिलाफ जो भी साक्ष्य हैं वो दिखाने पड़ेंगे, तो ही कोर्ट बोलेगा कि हाँ भाई तुमने जिसको गिरफ्तार किया वो सही किया फिर गलत किया, जो वो बताएगा, लेकिन 24 घंटे के भीतर करना पड़ता है। दूसरा है मैंडेमस, जिसको हम बोलते हैं परमादेश। इसका मतलब होता है कोर्ट ऑर्डर्स पब्लिक ऑफिसर टू परफॉर्म ड्यूटी इफ नेग्लेक्टेड। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट इंप्लॉय है या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है और अगर वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है तो यहाँ पर इस स्थिति में कोर्ट क्या करता है, मैंडेमस रिट को जारी करता है कि भाई तुम्हारे को जो जॉब मिली है उसको सही से काम करो। तो इस चीज़ के लिए मैंडेमस रिट को जारी किया जाता है। तीसरा है प्रोहिबिजन। प्रोहिबिजन में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये जो दोनों होते हैं ये लोअर कोर्ट को एक तरीके से रोक सकते हैं अगर वो अपनी पावर से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट स्टॉप लोअर कोर्ट्स फ्रॉम एक्सीडिंग पावर्स। ओके, अगला है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब ये होता है कि भाई कोर्ट जो होता है वो किसी भी व्यक्ति से पूछ सकता है कि भाई, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे सरकारी संस्थान ऐसे होते हैं ना कि यहाँ पर लोग जो होते हैं घूस दे करके पहुँच जाते हैं या फिर इलीगल अपनी डिग्री वगैरह दिखा दी और उन लोगों ने जॉब वगैरह पा ली। तो यहाँ पर क्यू वारंटी के जरिए क्या होता है कि जो कोर्ट होता है वो उस व्यक्ति से जाँच पड़ताल कर सकता है कि भाई जो तुम इस ऑफिस में बैठे हुए हो, जो भी तुमने ऑफिस होल्ड कर रखा है, इसके खिलाफ इसके लेकर के जो भी कागज़ हैं, डॉक्यूमेंट है वो तुम्हें दिखाने पड़ेंगे और अगर ऐसा नहीं पाया गया तो भाई आपको हटाया जा सकता है। तो ये होता है क्यू वारंटी। और ये केस तो मेरे सामने खुद हुआ था। एक हमारे आसपास में स्कूल है जिसका नाम है अन्ना वाला स्कूल, और उस अन्ना वाले स्कूल में ही एक प्रिंसिपल आया था और उस प्रिंसिपल के साथ ही ऐसा केस था कि उसने भाई गलत तरीके से, एक तरीके से वो जॉब्स पाली थी, यानी कि प्रिंसिपल वो बन गया था और बाद में पाया गया भाई कि जो उसने ऑफिस होल्ड कर रखा है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, उसके पास जो भी कागज़ थे वो सब डुप्लीकेट थे। और वहाँ पर कौन सा रिट लागू हुआ भाई, क्यूओ वारंटो, यानी कि वहाँ पर उस व्यक्ति को रोका गया, उससे कोर्ट ने पूछा और बाद में जब पाया गया कि वो गलत तरीके से यहाँ पे आया तो उसको हटा दिया गया, बाद में जेल वगैरह हुई। चलिए अब बात करते हैं शर्टियोरी की। तो ये जो आपका तरशियोरी भी कह सकते हैं इसको, शशियोरी सॉरी। तो इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होते हैं वो कैंसिल करते हैं, जो भी कैंसिल कर देते हैं जो भी लोअर कोर्ट ने जो भी ऑर्डर वगैरह दिए हैं। यानी कि मान लीजिए अगर छोटे कोर्ट हैं, अगर उन्होंने कुछ भी ऑर्डर वगैरह दिया कि भाई ये ऐसा कुछ करके है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो होता है उसको निरस्त कर सकते हैं। तो ऐसा खबरों में भी आप सुनते ही होंगे कि ऐसा करके भी कुछ होता रहता है। तो ये 5 आपके रिट है और इन 5 रिट की वजह से ही, मतलब देखिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको क्या कहा था भाई, हार्ट एंड सोल कहा था हमारे संविधान का। क्योंकि खुद ही सोचिए कि ये ऐसे रिट हैं जो कि आपकी बहुत ज़्यादा सहायता कर रहे हैं अगर आप एक कमज़ोर व्यक्ति हैं, फिर जैसे भी व्यक्ति हैं, लेकिन इसमें कोर्ट अपने मन से काम कर रहा है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं, देखिए फंडामेंटल राइट्स तो हमने समझ लिए, अब हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। देखिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपका है, ये एक तरीके से ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो स्टेट होता है, स्टेट मतलब राज्य और राज्य मतलब देश, जो देश होता है वो अपने हिसाब से अपने देश में समानता को, कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जो भी चीज़ें करता है उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, DPSP। इसका मेन गोल क्या होता है भाई कि जो भी आपका समाज है वो एक तरीके से बेहतर हो, यहाँ के जो लोग हैं उनको फंडामेंटल राइट्स मिले, जो भी पॉलिसी वगैरह बनी वो लोगों के सहायता के लिए बने, जो लोग हैं वो उनके बीच समानता हो, उनका कल्याण हो, सही तरीके से लोग देश में रह सकें, जितना ज़्यादा हम कर सकें उनके बीच में। जैसे कि मान लीजिए समान वेतन लेकर के आना महिला और पुरुष के लिए, तो ये कौन करता है, ये सरकार करती है, अपने मन से करती है बेसिकली। देखिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर उसको सरकार नहीं मानती है तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जो DPSP होता है ना, इसके लिए क्या होता है, सरकार अपने मन से काम कर रही होती है और अभी भी ये हो रहे होते हैं धीरे धीरे। तो आप हमेशा सुनते होंगे जैसे कि मान लीजिए BCCI ने क्या किया कि जो भी मेंस क्रिकेट है, वुमेन्स क्रिकेट है, उन दोनों की सैलरी अब इक्वल कर दी। तो ये आपका क्या है, वो DPSP एक तरीके से, यानी कि इसका ये गोल है कि हमें समाज को बेहतर बनाना है और समाज को बेहतर कौन बनाएगा भाई, सरकार ही बनाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, DPSP कहते हैं। तो इसमें सरकार ना अपने मन से काम करती है, तो ये निर्धारित नहीं है भाई कि आपको करना ही पड़ेगा, सरकार अपने मन से समय समय पर करती रहती है। इसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सरकार अपने मन से पॉलिसी लेकर के आती है। लेकिन वही जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर उसको कोई नहीं मानता है तो वो उसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। तो यही मेजर डिफरेंस होता है DPSP में और
फंडामेंटल राइट्स में। अभी मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा जो भी इसके बीच का डिफरेंस है। तो ये हो गया आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, अगर हम बात करें दोनों के बीच में रिलेशनशिप की, तो देखिए भाई जो दोनों के दोनों हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक दूसरे की ये पूर्ति करते हैं। यानी कि ये समझिए कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो गवर्नमेंट को एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट करते हैं भाई कि आप लोगों के प्रति गलत जो नियम है वो नहीं ला सकते। वही जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो क्या करता है, वो एक तरीके से गवर्नमेंट को निर्देश देता है कि आपको भाई अच्छे अच्छे चीज़ें लेकर के आनी है ताकि लोगों का जीवन बेहतर हो, है ना। तो एक में तो उसको वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि भाई ये अधिकार हैं लोगों के और इसके अधिकार के तहत ही आप काम करेंगे, उसके खिलाफ नहीं करेंगे। लेकिन डीपीएसपी क्या कह रहा है, डीपीएसपी ये कह रहा है भाई कि लोगों का जीवन बेहतर बनाओ, है ना। तो यही मेजर इसके बीच में क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप हो जाएगा दोनों के बीच में। तीसरा क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स है आपका वो क्या होता है कि ये एक इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है हर एक व्यक्ति को मिले हुए। लेकिन वही डीपीएसपी की बात करूं मैं तो सरकार कोई भी काम करती है तो किसके लिए करती है, पूरे के पूरे समाज के लिए करती है। तो यानी कि इंडिविजुअल राइट, यानी कि मान लीजिए सबको स्वतंत्रता मिली हुई है, तो जो स्वतंत्रता मिली हुई है सब अपने हिसाब से यूज करेंगे। लेकिन डीपीएसपी की अगर मैं बात करूं तो सरकार जैसे कि बोलती है कि सबको राशन मिलेगा, तो वहां पर सबको राशन मिलेगा, कितना कितना मिलेगा भाई, 5-5 किलो मिलेगा। समझ आ रहा है कहने का मतलब। तो जो आपका फंडामेंटल राइट्स है एक तरीके से वो व्यक्तिगत अधिकार है, यानी कि इंडिविजुअल राइट है वही। लेकिन डीपीएसपी की हम बात करें तो वो जो होते हैं वो पूरे के पूरे समाज के हित के लिए जुड़े होते हैं। और यही इसके बीच का रिलेशनशिप है, किसके बीच में भाई, डीपीएसपी का और फंडामेंटल राइट्स का। ओके, चलिए अब बात करते हैं दोनों के बीच के डिफरेंस की। तो देखिए भाई फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में, जिसमें आपको बताना पड़ता है डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड द फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए इसको मैंने जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से आप एग्जाम में करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो देखिए जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इसको लेकर के आपके पास लीगल सपोर्ट होता है, लेकिन डीपीएसपी को लेकर के कोई लीगल सपोर्ट नहीं होता। फोकस की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो आपका होता है उसका जो फोकस होता है वो इंडिविजुअल राइट्स पर होता है, यानी कि एक व्यक्ति पर होता है मेन टू मेन। और लेकिन डीपीएसपी की बात करें तो उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो पूरे के पूरे समाज के लिए लिए जाते हैं। स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल राइट्स हमें मिल चुके हैं सारे के सारे, लेकिन डीपीएसपी की बात करूं तो ये हमेशा ही कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है। तो इसीलिए इसमें क्या लिखा है, येट टू बी इंप्लीमेंटेड। ओके, चलिए ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है भाई, राजनीतिक लोकतंत्र, यानी कि आपके देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो स्टैब्लिश होके। लेकिन अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो भाई जो समाज है, जो आर्थिक लोकतंत्र है, उसकी स्थापना के लिए इसको लाया गया है। ओके, प्रमोशन की बात करें तो इसे इंडिविजुअल का वेलफेयर होगा, नॉर्मल सी बात है। और इसकी अगर बात करें डीपीएसपी की तो इसमें किसका होगा भाई, कम्युनिटी का होगा। यानी कि यहां पर आप एक बात हमेशा ध्यान समझे कि फंडामेंटल राइट जो आपका है वो एक व्यक्ति के लिए है, लेकिन जो डीपीएसपी है वो पूरे के पूरे समाज के लिए है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे भाई हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो देखिए देश की तरफ से हमें बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं, तो उसी हिसाब से हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी मिली हुई हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 51A में है, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, जिसको 1976 में भारत के संविधान में लागू किया गया था। अब देखिए 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं जो हमें करना चाहिए। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। क्या है हमारा मौलिक कर्तव्य, जैसे कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए, हमारे जो राष्ट्रीय झंडा है, जो नेशनल एंथम है, उसका हमें पालन करना चाहिए, जो भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे देश की सवर्निटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, इसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए। जब वक्त पड़े तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, एक तरीके से भाईचारे की भावना को बढ़ाना चाहिए। जो प्रकृति है भारत की उसको हमें बचा के रखना चाहिए, जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग होते हैं वो बस को तोड़फोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को तोड़फोड़ देते हैं, स्कूल तोड़ देते हैं, स्कूल के पंखे तोड़ देते हैं। तो ये आपकी भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कि आप इन सब चीज़ों को बचाएं। ओके, तो इस तरीके से जो भी ये ड्यूटीज़ हैं ये 10 हैं, इसमें से 2 या 4 पूछता है एग्जाम में, और 1 मार्क में ये पूछता है भाई कि इसको कब लागू किया गया था, यानी कि 1976 में लागू किया गया था आर्टिकल नंबर 51A के जरिए। और कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं भाई हमारी, तो टोटल 10 हैं, जिसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा भारत के संविधान में इसको लागू किया गया था। ओके, तो आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान की। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान था उसको इसलिए भी इस चैप्टर में जोड़ा गया है क्योंकि इसका जो संविधान है बहुत ही ज़्यादा अलग है। इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ों को भी एक तरीके से राइट्स के रूप में लोगों को दिया गया है, इसीलिए क्या कहते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान को आपके चैप्टर में जोड़ा गया। तो दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है काफ़ी समय बाद, यानी कि दिसंबर 1996 में इसको एक तरीके से केम इनटू फोर्स लाया गया। और इसमें जो सबसे बड़ा रीज़न यही था कि भाई जो साउथ
अफ्रीका था, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गोरे और कालों में भेदभाव किया जाता था। तो यहाँ पर बहुत बड़ी लड़ाई चली थी, बहुत बड़ा सिविल वॉर चला था। बाद में जो आपका ये देश था वो आज़ाद हुआ। आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा, तो उनका महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि भारत में महात्मा गांधी का योगदान बताया जाता है, उसी तरीके से साउथ अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम में नेल्सन मंडेला का नाम जाता है। और इसका संविधान 1996 में आया था। अब देखिए यहाँ पर 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं कि यहाँ पर कौन कौन से जो अधिकार हैं वो लोगों को मिले हैं। जैसे कि सम्मान, राइट टू डिग्निटी, सम्मान का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी यानी कि गोपनीयता का, राइट टू फेयर लेबर ट्रीटमेंट, ऐसे करके बहुत सारे हैं, यानी कि न्यायसंगत श्रम व्यवहार। तो ऐसे करके ना जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उसको लेकर के भी साउथ अफ्रीका में क्या है ना कि नियम बना रखे हैं एक तरीके से। और आपको एक चीज़ और जान करके हैरानी होगी, जैसे कि मान लीजिए कि भारत की अपनी जो क्रिकेट टीम है उसमें कोई आरक्षण नहीं होता, लेकिन जो साउथ अफ्रीका की जो टीम है ना उसमें गोरे और काले में एक तरीके से आरक्षण है कि भाई जो ब्लैक्स हैं उनको एक तरीके से इतने नंबर के, मतलब इतने नंबर्स तो भाई उनके ही होंगे। नंबर्स का मतलब ये है कि कम से कम 3 या 4 बंदे टीम में खेलेंगे ही खेलेंगे। तो इस तरीके से वहाँ पर ये नियम है। तो आप यही समझिए कि जो साउथ अफ्रीका का जो संविधान है उसमें बहुत ही बेसिक चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। तो यही था आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान। इससे 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो या तो आपसे वो 2 चीज़ें पूछ लेगा, इसमें कौन कौन से अधिकार हैं, या फिर आपसे वो ये पूछ सकता है भाई कि इसको कब एक तरीके से फोर्स यानी कि इसको कब लागू किया गया था। ओके, चलिए, खैर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया और साथ में ही वीडियो भी हमारी कंप्लीट हो गई। आशा करता हूँ आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई। ओके, और साथ में मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप जुड़ेंगे तो नॉर्मल सी बात है मैं और भी चैप्टर्स को पढ़ाऊँगा। और अगर आपको कोई विशेष चैप्टर पढ़ना है तो वो भी आप कॉमेंट में लिख दीजिए, मैं उस पर बात करता हूँ। ठीक है, चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।